दूसरी तरफ इनकी सारी बातें सुनता शावेद अपने अंदर उठते शैतान को काबू करने की सख्ती से यूनिट को दांतों तले दबाए बैठा था। इसने ज़ोर से मोबाइल दीवार पे दे मारा। कितना गिरोगी तुम और कितना बुरा कर रही हो खुद के साथ, ये तुम नहीं जानती। इसने आंखें मींजी थी। बीजान हर रोज़ रात को गाँव की औरतों के साथ ईशा की नमाज़ पढ़ करती थी। इसके बाद इनके मसाइल सुना करती थी। हवेली का हॉल कमरा भरा हुआ था। दुआ भी करवाती और दीन की तालीमात भी देती थी। माँ जी फजल दी मुझे रोज़गार नहीं देता है, मारता फिरता है, कहता है मैं तेरी इबादत से खुश नहीं हूँ। तू मेरी परवाह नहीं करती। कोई औरत इनसे अपना मसला बयान कर रही थी। वहाँ हानिया वहाँ आए एक कोने में खामोशी से खड़ी इनकी बातें सुनने लगी कि इस जुल्म पर क्या जवाब देगी इसकी माँ। हमने इसे तुझे बताया था वो सच था। सब्र कर सके ना तेरे लिए तो दो गुना सवाब है। शौहर की खिदमत भी अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। वो अगर अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता तो अल्लाह इसे सब्र और तहम्मुल दे। और हाँ, इसे मेरे पास भेजना, मैं इसे समझाऊंगी। इतनी नेक और खिदमत गुजार बीवी को तंग करता है, बदनसीब कहीं का। बीजान का अंदाज पर शफ़क़त, नरमी और मोहब्बत से समझाने लगी। माँ जी आप कहती शौहर की खिदमत किया करो, उसे सुख पहुँचाया करो, और वो इनका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो भी हमारा ख़्याल रखें। गाली देता है, मारता है मुझे, फिर भी आप मुझे सब्र करने का बोलती हैं। हाँ, इसलिए कहती हूँ कि औरत का दर्जा अल्लाह ताला ने इसलिए बुलंद रखा है कि इसमें सब्र बर्दाश्त का मादा मर्द से ज़्यादा होता है। शौहर की बीवी और बीवी के शौहर पर एक जैसे हुकूक हैं। अगर कोई अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, इसे दुःख देता है तो वो गुनहगार भी है और ज़ालिम भी है। पकड़ दोनों की होगी, मर्द को इसके मर्द होने की छूट नहीं मिलेगी अल्लाह की अदालत में। और इस वक़्त क्या जवाब होगा इनके पास? इससे ज़्यादा बीजान और कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय दोनों को समझाने के। गाँव में तलाक और शौहर को छोड़ना इसकी भी नाफरमानी का गुनाह समझा जाता था। वो मरना पसंद करती थी अपने बच्चे और शौहर से दूर जाने से। अच्छा इसमें वो ना शौहर के खिलाफ जाती ना इसे लती इख्तियार करती, बस इसके सुधारने की दुआ कर सकती थी। हाने को ये सब बहुत अजीब लगा। जब इसके हस्बैंड इस पर जुल्म करता है तो ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाती, ये छोड़ क्यों नहीं देती। मगर हानिया बीबी क्या जाने मशरकी औरत की मोहब्बत और वफादारी की, जो सिर्फ एक ही मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पसंद करती है और जन्नत में भी इसी के साथ रहने की दुआ करती है। इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मोम जची और दूसरी औरतों को देखा था, और ये गाँव की सादा लौ औरतें थीं। दोनों ही इसकी समझ से बाहर थीं। बीजान सर में दर्द है दम कर दें, एक और औरत ने सर थाम कर इनके पास बैठते कहा। अब बीजान एक एक करके इन सबके मसाइल सुन रही थी और उनका हल भी बता रही थी। अच्छा बीवी जान इजाज़त दें, चलते हैं, रात बढ़ रही है। कुछ औरतें उठी तो एक एक करके सभी जाने लगी। हॉल कमरा खाली हो गया तो वो अंदर चली आई। आओ बेटी सोई नहीं हो? नहीं नींद नहीं आ रही। वो नीचे ही इनके करीब बैठ गई। माँ से बात हुई तुम्हारी? नहीं मम, वो तो 1 वीक के लिए अपनी फ्रेंड के पास बर्मिंघम गई है। इसने झूठ बोला क्योंकि इसकी बात शुमाइला के दिए हुए मोबाइल से हुई थी। चलो कोई बात नहीं, उदास नहीं ना हुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो सिल्की नरम बुलाए गोल्डन ब्राउन बालों में नरमी से हाथ फेरती बातें कर रही थी, जिससे इसे बहुत सुकून मिल रहा था। अब सोच रही थी कि क्या हर माँ की उंगली में ऐसा जादू होता है जो इंसान के पूरे जिस्म से सारी थकान, बेसुकूनी और बेजारी को पल में गायब करके एक सुकून का एहसास भर देता है। हानिया ने भी आज पहली बार ज़िंदगी में इस लम्स का जायका चखा था। मेरा दिल परेशान है, दिल बेचैन है, अजीब बेसुखैनी सुकूनी है। क्या करूँ? फिक्र नहीं करते मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। उन्होंने इतने प्यार से पूछा कि वो मना ही ना कर पाई। इसी मोहब्बत भरे लहजे को तो वो दीवानी थी। जी ज़रूर कहिए। बेटा तुम नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह की इबादत में जो सुकून मिलता है वो किसी काम में हासिल नहीं होता। खुदा को याद करो, वो भी तुम्हें याद करेगा। इनकी बातें कुछ अलग सी दिल में उतरने वाली होती थी, और ये बात हानिया अभी तक समझ नहीं पाई थी। क्यों? वो कुछ देर खामोश हुई। मगर मुझे नमाज नहीं आती, इसे शर्मिंदी हुई बताते हुए। ये इंसानी फितरत है, जब इसके सामने कोई अच्छा काम किया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, तो ये सब देख कर इसके अंदर भी अच्छे काम और नेकी इबादत का शौक़ उठने लगता है। मगर ये सब इस पर ही असर करता है जिसके दिल में नेकी और खुदा का डर हो। चाहे इसने पूरी ज़िंदगी खुदा की इबादत ना की हो, मगर इसके दिल की अच्छाई नेकी ही खुदा के हुक्म से इसे सीधे रास्ते पर ले आती है। और मेरा अल्लाह तो है ही इतना मेहरबान, रहीम व करीम है, जो इंतज़ार में रहता है कि मेरा बंदा सिर्फ़ एक नेकी करे, मैं इसके बदले पूरी ज़िंदगी की गुनाह माफ़ कर दूँ। वो एक जज़्बे से बोल रही थी। मैं सिखा दूँगी अपनी बेटी को, दीन में सीखने पे कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। तुम एक कदम खुदा की तरफ चलो, अल्लाह 10 कदम तुम्हारी तरफ चल कर आएगा। एक बार हाथ उठाकर देखो, माँग कर देखो। दुनिया के खालिक व मालिक से वो मालामाल कर देगा। वो तब भी देता था जब हम अपनी ज़िंदगी में गुम इसे याद नहीं करते थे। इस वक़्त भी खाना पीना, पानी, ऐश-ओ-ऐश, हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत हो, वो हमें जिसकी ना हो। फिर जब हम परेशान होकर दुनिया के सताने के बाद अकेले बेबस होकर उसके पास जाते हैं, तो वो बस एक सजदे और चंद आँसू में हमें ऐसा सुकून और सरूर भरा एहसास देता
لیتا ہے اپنے سجدے میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، دل میں کوئی درد دکھ پریشانی تھی نہیں، یہ سب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ اپنی پریشانی سے کچھ لوگ تو حرام موت تو خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اگر وہ جان جائے کہ اس ایک سجدے میں آب حیات جیسا سرور ہے، راحت ہے، تو یہ اس حرام فعل سے بھی بچ جائے۔ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، میں روزانہ یہاں آ جایا کروں۔ بسم اللہ، اللہ تمہیں دین اور سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ ضرور آیا کرو، نماز سیکھو، قرآن پڑھا کرو، مسلمان بچی ہو تمہیں قرآن پڑھنا تو ضرور آنا چاہیے۔ جی میں آپ سے پڑھ لوں گی۔ ہاں جتنے تو تم یہاں ہو مجھ سے سبق لے لینا اور نماز تو سیکھ کر ہی جانا۔ اس کی جدائی کا خیال سے وہ اداس ہو گئیں۔ بیجان آپ آرام کریں، میں کچھ دیر یہاں بیٹھوں گی۔ اسے آرام سے بیٹھا دیکھا وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ تنہائی چاہتی تھی، وہ کتنی دیر اس کی جگہ بیٹھی رہی، اسے یہاں بے حد سکون مل رہا تھا، بہت روح اور پرفور ماحول تھا۔ کتنے لوگ یہاں ایک ساتھ عبادت کرتے تھے، وہ بھی کئی کئی گھنٹے۔ اسے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسلمان تھی مگر مسلمان ہونے کے باوجود نماز قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہاں سب کو دیکھا اسے خود بھی اب خامیاں نظر آنے لگی تھی، جو خود کو ہر فیشن کو فالو کر کے مکمل سمجھتی تھی، اب سوچ بدل رہی تھی۔ موم نے تو کبھی اسے اس طرح نہیں کہا، نہ سکھایا، اسے تو نماز پڑھنی آتی تھی، نہ ضرورت محسوس کی۔ اردو اس نے ایک پاکستانی فیملی سے سیکھی تھی۔ ہیلو ڈیڈ، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، جان کئی کا عذاب گزر چکا تھا، بے حد اطمینان اور سکون اتر آیا تھا دل میں۔ کیا کہا؟ احسان شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سیٹ کینسل کروا دیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد و اطمینان بے حد واضح تھا۔ نہیں تم سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہو نا، یہ جذباتی فیصلہ، جذباتی اور جلد بازی کچھ نہیں ڈیڈ، بہت سوچ سمجھ کے میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ پراپرٹی نہ دولت، بس میں آپ کی محبت، آپ کی چھاؤں میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے صرف محبت اور پیار چاہیے۔ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ جب آپ آئیں گے اس وقت بتاؤں گی۔ اس نے اتنی حسرت سے کہا کہ احسان شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، دل چاہا اڑ کر جائے اور بیٹی کو سینے سے لگا کر صدیوں کی پیاس بجھا لیں۔ میں آ رہا ہوں اپنی پرنسس کے پاس، اب میں ابھی آ رہا ہوں بیٹا۔ انہوں نے ریسیور رکھا اور خوشی سے سجدہ ریز ہو گئے۔ خدا کتنا مہربان رحم ہے، ان کی بیٹی نے ان کی محبت کو پکارا ہے۔ سارے پروگرام کینسل کروا کے وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ بی بی آپ کی پیکنگ کرنی ہے، آپ مجھے بتا دیں، سکینہ رشیدہ کی بیٹی نے اس سے آ کر پوچھا۔ اس سب کی ضرورت نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں رہوں گی۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں بی بی؟ میں ابھی ماں جی کو بتاتی ہوں۔ سکینہ خوشی سے تیسری کوئی بھی بات سنے بغیر بھاگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خبر پوری حویلی میں پھیلا گئی کہ بڑے شاہ سائیں کی بیٹی یہیں رہے گی، کہیں نہیں جا رہی۔ بیٹی یہ کیا، یہ سب سچ ہے؟ بی جان حیران اور خوشی سے ہاپتی کاپتی اس کے پاس آئی تھی، جو لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ انہیں لگا سکینہ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ جی بی جان ڈیڈ کی محبت نے مجھے روک لیا، میں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہوں گی، موم سے ملنے چلی جایا کروں گی، ویسے بھی انہیں میری کیا ضرورت ہے؟ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ دکھی نہ ہو دہی رانی، میری بچی، میں تیری ماں تو نہیں، پر تجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر دلاسا دیا کہ اس کے دکھ کو سمجھ سکتی تھی۔ ان کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی، ایسا محبت والا لمس کبھی موم سے محسوس نہیں ہوا۔ انگلینڈ میں دونوں کے پاس وقت ہی کب ہوتا تھا ایک دوسرے کے لیے، وہ جو اس کو سینے سے لگائے۔ صبح وہ یونیورسٹی ہوتی، مام سو رہی ہوتی، جب تک وہ واپس آتی ماں کی روٹین شروع ہو جاتی۔ شام کو فرینڈ کلب، رات لیٹ نائٹ پارٹیز، ایسے میں صرف ہیلو ہائے ضرورت کی بات کرنے کو محبت کو مکمل سمجھتی تھی۔ اور اس سے کبھی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محبت کی تڑپ، پیار کا ذائقہ، چاہتوں کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے یہ سب وہاں کے مال میں دیکھا تھا۔ شاویز کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی جس کی وجہ سے بابا آ رہے ہیں، یہ بات سچ نکلی۔ تو اب تم سب کچھ لے کر ہی اپنی ماں کے پاس جاؤ گی؟ صحیح، پھر دیکھتے ہیں کیسے اب تم واپس جاتی ہو۔ بی جان کدھر ہے؟ میں نے ڈھونڈا تھا، جب ہی ملازمت سے پوچھا۔ وہ جی بی بی ہانیہ بی بی کے پاس بیٹھی ہے۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے انداز ان کو ڈھونڈتا ہوا بڑا تھا۔ جب اسے لانچ کے باہر سے باتوں کی آوازیں آئی، میری بچی ہم سب تمہارے اپنے، تم یہاں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گی، نہ اس فیصلے پہ پچھتاؤ گی۔ احسان نے 20 سال تمہاری آس میں بن باس کاٹ کر گزارا ہے۔ لوگوں نے میں نے اپنی بڑی شاہ بیگم احسان شاہ کی ماں نے بہت کہا سمجھایا کہ شادی کر لو، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ کہتا تھا میری بچی میرے پاس آئے گی تو میں اسے تیری ماں کی گود میں نہیں ڈالوں گا۔ تم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا، تم کبھی اپنے فیصلے پر نہیں پچھتاؤ گی۔ پر تمہاری ماں شاید اس بات کو پسند نہ کرے، انہوں نے اپنا خط سے ظاہر کیا۔ میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہے گا، ختم نہیں کر رہی۔ انداز آتے شاویز نے اسے دیکھا، ان کی بات سنے جل کر خاک ہوا تھا۔ ماں سے کانٹیکٹ؟ السلام علیکم بی جان۔ ہانیہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے شاہ؟ صبح سے اب آئے ہو؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ کام تھا بی جان، شہر تھا۔ ہانیہ اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی مگر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ تم نے سنا شاہ، میری بیٹی کہیں نہیں جا رہی، یہیں رہے گی، وہ خوشی سے بتانے لگتی۔ جی بابا نے بتایا ہے۔ میری بھولی ماں اتنا خوش ہو رہی ہے، اگر اس معصوم صورت کی کرتوت بتا دو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ عورت یوں ہی انگلینڈ واپس نہیں گئی، اس نے یہاں سے بہت کچھ ملنے کی آس جو تھی، بیٹی کو چھوڑے ابھی اسے لے حصہ لے بغیر کیسے جا سکتی ہے وہ؟ اب یہ سب ماں اس سے نہیں کہہ سکتا تھا، وہ پہلے بھی اس کی پوزیشن خراب ہوئی تھی۔
अब से मेरी बेटी नमाज कुरान पाक भी सीखेगी ना, मुझसे दीन सीखना और इसे दूसरों तक पहुँचाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो उसे बड़े प्यार से समझा रही थी। बीजान झड्डू कन्नू डस रे वो बीजान छोड़ो कैसी बातें कैसे बता रही हैं। शाहवेज़ ने इसे देखकर तंज से बीजान छोड़े किसे बता रही हैं। शाहवेज़ ने इसे देखकर तंज का कहा। बुरी गले पुत्र भानिया ने बकौर दोनों को देखा। बात इसे समझ नहीं आई थी मगर वो समझ रही थी इसी के मुतालिक की गई है। वो खामोशी से उठ गई। मैं अब सोना चाहूँगी, इसने आराम बताया। हाँ तुम जाओ आराम करो। शाहवेज़ ने इसके जाने के बाद कहा। बीबीजान वो इंग्लैंड में ही रही है, इसे नमाज ना आती है और ना मज़हब का इल्म है और शायद वो बुरा भी माने पूछने पर। मज़हब से लाइम वो है, हम नहीं, और बुरा क्यों मानेगी। मैं ज़रूर इसके दिन की तरफ लाऊंगी। एक लाइम को महज इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो बुरा मानेगा, इस वजह से दिन की तकलीफ ना की जाए। वो माँ की बात पर खामोश हो गया। इसकी भोली भाली माँ क्या जाने कि ये लड़की कितनी चालाक गन्नी है। माँ के साथ मंसूबा बनाकर रह रही है। बाबा आज इसके नाम जायदाद करते तो ये एक लम्हा भी यहाँ न रुके। लोग कितनी खूबसूरती से धोखा देते हैं। वो इसके बारे में जितना सोच रहा था नफरत बढ़ रही थी। एहसान शाह के आते शावेद और हानिया की शादी का ऐलान कर दिया गया, जिससे सारे गांव की औरतें लड़कियां इसे देखने आ रही थी। इतने लोगों को देखकर हानिया घबरा गई थी। वो इनके घूरने पर चिल्ला रही थी। हॉल कमरा भरा हुआ था। सुनिए शावेज की आवाज़ को देती जगह बनाती आगे बढ़ी थी। जो बाहर कहीं जाता है ब्लैक शलवार कमीज में स्किन कलर शॉल रुयाने पे डाले अपनी बारूब शख्सियत के साथ वो मुड़ा था। कितनी ही गाँव की लड़कियां कड़ी मुँह से मगरू यूनानी देवता जैसे शहजादे को देखे गई और इसमें से एक के लिए एक पागल दीवानी भी थी। मुझे अंदर जाना है। क्यों? सवालिया सा अंदाज से पूछा। इतना रश है और ये लोग क्यों ऐसे देख रही हैं, मुझे अजीब लग रहा है। इसने बेजारी से अपनी परेशानी बताई। हमारे यहाँ लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, खुलूस रखते हैं, इसलिए आपसे मिलने आए हैं और थोड़ी देर बैठने से कुछ नहीं होगा। बाद में भी आपको यहाँ इन लोगों के साथ ही रहना है। ये इतना खड़ा-खड़ा तख्लीक क्यों हो रहा है? कल से वो वहाँ खड़ी हैरत से सोच रही थी, कितनी मासूम लगती है लड़की मगर अंदर से कितनी गुन्नी और लालची माँ की तरह खुदगर्ज़ मंसूबा सास औलाद। शाविज़ का दिल जैसी गर्दन दबा दे फ़ौरन पलटकर सनग्लासेस चलाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और हानिया ने हैरत से इसे जाते देखा था। इसके चेहरे पर नफ़रत की भरपूर तासुरात थे। पता नहीं क्या बात थी शाविज़ शाह को कुछ दिनों से इसके साथ बेहद उखड़ा-उखड़ा सा था। सिर्फ़ ज़रूरी बात करता अजनबी लहज़ा और सख्त अंदाज़ निगाहों में तंज़ और हकारत थी। जबकि पहले तो उसके जाने पे खफ़ा था मगर अब ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है इसके साथ। पहले ऐसा नहीं था, ये अचानक क्या हुआ था। डैड के आने के बाद इसमें ये तब्दीली किस वजह से आई थी, ये समझ नहीं पा रही थी। और अभी तो वो माँ के झूठ के बारे में जान पाई थी और बहुत से राज थे, बहुत सी बातों का इल्म हुआ था। मॉम ने बहुत गलत बयानी की थी, इसको बाप के खिलाफ कर नफरत के सांचे में डालकर खुद से करीब तो कर लिया था मगर भूल गई थी। सच एक ना एक दिन सामने आकर रहता है। झूठ ज़्यादा देर छुपाए नहीं जा सकते। इसको अपने बाप से मिलना था, बहाना कुछ भी हो। अब वो इसी बाप से जायदाद लेना चाहती थी जैसे सारी उम्र हानिया से दूर रखा। बाप की मोहब्बत, प्यार और मुखलूस का समंदर जिसमें कमी ही नहीं आई थी। एक दिन में ही सारी पहले तो गतियाँ सुलझ गई थी। एक-एक सबूत उसके पास था जो हानिया को दिखाया था। आज तक इसकी मॉम क्या करती रही अपने भाइयों के साथ मिलकर मगर अभी शाहवेज़ का रवैया इसकी समझ से बाहर था। शादी की तैयारियों के साथ वो रोज़ाना बेहद दिलचस्पी और तवज्जो से माजी से नमाज़ पढ़ना सीख रही थी। इसका शौक और ज़हानत देखकर माजी को यकीन था कि बहुत जल्द सब चीज़ सीख जाएगी। उन्होंने इसके लिए बेहद कीमती ड्रेसेस शहर के मशहूर बुटीक से बनवा दिए थे। लाखों की ज्वेलरी थी और उसे यूँ खुशी-खुशी ये सब करते देखकर शाहवेज़ बेहद हैरान था। कितनी बड़ी एक्टर है ये लड़की, कभी-कभी वो खुद भी धोखा खा जाता था। ढोंग नया, ड्रामा नया, नेक परवीन बनकर हमारी हमदर्दी बटोरना चाहती। यहाँ से आसानी से जा सके वो तंज़िया से सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ बाबा साईं। एहसान शाह को सामने खड़ा देखकर हैरत और गर्मजोशी से इनकी तरफ बढ़कर जो कल आने वाले थे, आज एक दिन पहले आकर इनको सरप्राइज़ कर गए थे। माई सन, उन्होंने भी इसे लंबे चौड़े शाने मजबूत डोल वाले बेटे जैसे भतीजे को अपने सीने से लगाया और इसे देखकर इनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था। शाहवेज़ ने इनको कभी किसी मुकाम पर शर्मिंदा नहीं किया था। हमेशा हर चीज़ में अव्वल आना चाहिए वो पढ़ाई का मैदान हो या खेल का, बिज़नेस का। इसने चंद सालों में अपनी मेहनत से आसमानों की बुलंदी पर पहुँचा दिया था। पंचायत में इसका फैसला हमेशा मुस्लिमों के हक़ में होता था, चाहे सामने इसका कोई अपना ही क्यों ना हो। वो किसी की ज़रूरत नहीं थी इसके फैसले के खिलाफ जाने की। हमेशा हक़ और इंसाफ़ का फैसला देकर इसने अपने बुज़ुर्ग की रिवायत को कायम रखा था। अब तो इन्हें और ज़्यादा प्यारा हो गया था कि वो दोहरे रिश्ते बनने वाले थे। हालाँकि हानि और शाहवेज़ का निकाह बचपन में ही पहले हो चुका था मगर अब दोनों की दिल की रज़ामंदी से होना ज़रूरी था। इस वक़्त वो ना समझते, अब अपनी मर्ज़ी और रज़ा फ़ैसल करने का इनका हक़ था। चलो भाई, मुझे अपनी प्रिंसेस से भी मिलना है। वो इन्हें ले अंदर की तरफ बढ़े थे। आप तो कल आने वाले थे, वो उनके साथ चलते हुए पूछने लगा जबकि वो जानता था वो क्या बोलेंगे। हाँ, मगर अपने बच्चों के चेहरे की खुशी देखने के लिए आज ही आ गया। एहसान शाह ने हँसते हुए बताया। बात-बात पर वो कहकमा लगाते, इससे इनकी अंदरूनी खुशी का अंदाज़ा लगा सकता था। आज से पहले कभी शाहवेज़ ने इनको इतना खुश नहीं देखा था। एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। इसके साथ सोफ़े में बैठते हुए वो देखे थे शाहवेज़ के चेहरे पे किसी किस्म की खुशी की नज़र नहीं आती थी। आप हुक्म करें बाबा साईं। शाह हुआ हर शख्स अपने असल की तरफ पलटता है और खून की कशिश तो फिर उठता है, दिल
को भी मोम कर देती है। मैं समझता हूँ जो कुछ तुम्हारे दिलो दिमाग में है, मगर मेरी जान गलत फहमी को दिल में पालने से सपोले अजदे बन जाते हैं। बेहतर है इन देशों और वहमों का आगाज़ सफ़र में ही कुचल दिया जाए। वो बहुत बड़ी बात कह गए थे। इसका और हानिया के मुताबिक जो ख्याल था उन्होंने कभी भांप लिया था, इसलिए समझने वाले अंदाज में कहा, मगर वो जायदाद, वो कहना कह के जायदाद लेने के लिए तो वो यहाँ ठहरी है। मैं सब समझता हूँ शाम, मुझे ज़्यादा ना तो तुम खुद को जानते हो ना हानिया को, इसलिए सारी सोचों को अपने जहन से निकाल कर अपनी शादी को एंजॉय करो। एहसान शानी से टोकते हुए अपनी बात की, जिस पर वो खामोशी से उड़कर कमरे में आ गया। क्या है ये लड़की, कितने रूम है, इसके बाबा को क्या कहा इसने? पहले यहाँ से निकलने को बेताब थी, और अब जब सारा काम इसकी मर्जी के मुताबिक जाने दिए जा रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रुक गई, जाने से इनकारी है। ये सब बाबा को क्यों नजर नहीं आता? इसका जहन शदीद बरगंद हो रहा था। वो उसकी बचपन की मनकुआ थी, शुरू से इसकी खूबसूरती और मासूमियत से मुतासिर किया था, और पसंद कब मोहब्बत और जुनून में बदली पता ही नहीं चला। इतने साल बाद इसे सामने देखकर वो तो दीवाना ही हो गया था, जबकि इसकी बदतमीजियों, गालियों और अदली के बावजूद इसके दिल में मोहब्बत कम ना हुई थी। मैं इसलिए कि वो जैसी भी थी, अपनी थी, इसके नाम से मंसूब थी, ये बचपन से तय था। मगर जब इसने इन की बातें सुनी थी, किसी गैर मर्द से इसकी वो गुफ्तगू, जब से माँ के साथ इसके मनसूबे का इल्म हुआ था, शदीद नफरत महसूस हुई थी। इसके सामने आना कम कर दिया था, बात करना बंद कर दिया था। जब भी वो सामने आती, इसकी और इसकी कज़न की बातें याद आती, दिल करता इसे गोली मार दे या कुछ कर दे। बेहद कम सामना करता, अशद ज़रूरत हो जवाब देता। बीजान के सामने तो वैसे भी कुछ कह नहीं सकता था, और अब तो शादी की वजह से इसका पर्दा चल रहा था। बीजान का हुक्म था, शादी तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ना ही सामना कर सकते, इसलिए वो और मुताद हो गया। आजकल बेहद उलझा उलझा सा अजीब सी कैफियत होती, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, डेढ़ पे से वापस आ गया। बेचैनी सी थी, कोई खुशी नहीं थी, इसके अंदर जज्बात मर चुके थे, जबकि वो पूरी तरह इसकी होने वाली थी। लालच में सही, इतना बाबा चाहते थे मैं सब भूल कर इसका अपना रवैया ठीक कर लूँ, उनकी खुशी के लिए इसे ये नाटक भी करना पड़ेगा। आज इन्हें शक हुआ, कल बीजान को होगा, फिर हम और फिर सबको, और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस पर शक हो। वो खुश नहीं। सुबह जब जॉगिंग से वापस आया तो हानिया को लॉन में घास पर योगा ऐसा ऐसा करते देखकर वही रुक गया। जिस ट्रक सूट में दोनों आंखों बंद के, दोनों हाथों में कनपटों पे रखे, दोनों पाँव पे लाकर आंखें बंद के लंबे लंबे सांस ले रही थी, जब करीब में किसी की हाथ पर आँख खुलकर देखने लगी। खुशाविज को सामने कुर्सी में बैठा देखकर चौंक गई और सीधी होकर बैठी। मुझे तुमसे कुछ कहना था, वो सवाली नजर की तरफ देखने लगी। आई एम सो सॉरी। हानिया ने हैरत से देखा, आज कितने दिन बाद इस वाक़ये के बाद इसके पास आता है, इससे मुखातिब था, जिसकी बेरुखी देखकर जाने क्यों आने का दिल उदास था, बेचैन था। आई एम सॉरी, सॉरी फॉरवर्ड। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ यहाँ लाया, और मेरी वजह से तुम्हें जो भी आज तक तकलीफ हुई, सबके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो इससे माजरत कर रहा था, चेहरा सपाट था। हानिया कुछ भी ना बोल पाई, बस खामोशी से उसे देख रही थी। शाविज ने एक नज़र डाली और उठकर अंदर चला गया। तो गलती का एहसास हो गया इसे, गुड, ये तो अच्छा बंदा है, फटता दिल नहीं, सॉरी बोल रहा है। इसे अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास हुआ, सारी बेजारी दूर हो गई, सारी कोफत और बेचैनी उड़न छू हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से उठी थी और बहुत देर ठंडी घास पर टहलती रही, हालांकि बहुत ठंड थी, मगर से यूँ फिरना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की सूरज की रोशनी थी। गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, अब सुबह फजर में मस्जिदों से अजान और तलावतों की आवाज़ें आती थी। मैं रात को खामोशी छा जाती थी। तो क्या मेरी बेचैनी, घबराहट, उदासी इस बंदे की सॉरी करने से ख़त्म हो गई है? इसने खुद से हैरत ज़दा सवाल किया था। नहीं हानिया, इस बंदे ने बात की और तुम सब कुछ भूल कर खुश हो गई, वो तो बेहद ज़ालिम और तुम्हारा मुजरिम है, ना ज़बरदस्ती यहाँ लाता और ना तुम मोम से दूर होती। नहीं मुजरिम नहीं, इसकी वजह से तो मैं आज मोम को जान पाई हूँ, बाप के प्यार को हासिल कर चुकी हूँ, और वो खुद भी तो मुझे अच्छा लगता है। आखिरी बात पर वो चौकी थी। वो वाकई तमाम तर जुल्म और बदतमीज़ी के बावजूद मुझे अच्छा लगता है। इस इतराफ़ ने इसके रूए रूए में एक अजीब सी तरंग भर दी थी। पूरी हवेली को नए तरीके से डेकोरेट करवाया जा रहा था। लाइटिंग, मसनूई फूलों की टी डेकोरेशन से लॉन को सजाया गया था। वाइट और बैलू के थम्बे सब देखने में इतना खूबसूरत सीन था कि देखने वाला महबूद रह जाता। एहसान शाह तो पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, दिल खोकर अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। आज इनके माँ बाप भाई का बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने वाला था, जिसकी ख्वाहिश को लेकर वो लोग दुनिया से गए थे, और इनसे वादा लिया था कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर शाहवेज की दुल्हन बनाएंगे। आज वो वादा वफा कर दिया था इन्होंने। इन दिनों वो अपना हर काम भूले गाँव में ही थे, खदानों का मुँह खोल दिया था, जाने कितना सदका खैरात कर चुके थे। एहसान शाह और बीजाने ने डर था इनकी इन खुशियों को नज़र न लग जाए, जो सालों से बहुत से दुख देने के बाद आज इनको नसीब हुई थी। शाम होते हवेली में गाँव की औरतें जमा होने लगी थी। अरे ये इतनी औरतें हवेली में क्या करने आई हैं? अपने कमरे की खिड़की खोले वो नीचे गेट से ऐसे गाँव की औरतें बच्चे को आते देख रही थी। फिर बाहर निकल आई, नीचे आई तो वहाँ से गुजरती मुलाजमा से पूछने लगी, ढोलक बजाने आई हैं जी? बहुत मसरूफ़ अंदाज में जवाब देने लगी, ये क्या होता है? आपको नहीं पता ढोलकी क्या होती है? मुलाज़िमा हैरान थी, बीबी कहाँ से आई है? जबकि विराज से आने वाले को भी ये तो सब मालूम होता ही है। नहीं, ये सब आपकी शादी के गाने गाने आई हैं। अब पूरे हफ्ते शादी के गीत गाए जाएँगे। वैसे तो महीने पहले से ढोलकी रखी जाती है, मगर शाह शाही के हुक्म पर सब जल्दी-जल्दी हो रहा है।
वो इसे पूरी तस्वीर समझाने लगी। जो कुछ तो हानि के सर से गुजर गई, बस ये समझ है शादी की वजह से आई हैं, हमारे तजस्सुस के वो भी बाहर की तरफ आई, ये सब होता कैसे ये देखने। मुलाजमा बड़े से लॉन में मार्बल के फर्श पर दरिया बिछा रही थी, बहुत सी तख्त कुर्सियाँ और मोड़े भी लाकर रख रही थी। कुछ ही देर में इसका जगह नक्शा बदल गया था। फिर औरतें बिछी चादरों पर बैठने लगी। एक औरत ढोलक बजाने लगी और दूसरी चमचा, बाकी इर्द गिर्द बैठी लड़कियां बच्चियां तालियां बजाने लगी थी। एक 15-16 साल लड़की अपनी सुरीली मीठी गुनगुनाती कोयल जैसी आवाज़ में अपनी ज़बान में गाना गाना शुरू कर दिया था। महाने ने पहली बार इस तरह का मंजर देखा था। पाकिस्तानी शादियों के बारे में इसने सिर्फ सुना था कि एक एक महीने तक चलती है, मगर आज ये सब देखकर से सब कुछ अलग और अच्छा लग रहा था। इतना मुकम्मल व भरपूर परजोश व सैर अंगेज था। ठंडी ठंडी हवा इस पर सुरीली आवाज़ दूर तक फैली माहौल में सैरदारी कर रही थी। आनिया बीबी जान के पास तख्त आकर बैठ गए। ढीले ढाले लेमन कलर शर्ट, वाइट कैपरी और ट्राउजर, ऊंची पौनी बनाए और नाजुक सी गुड़िया लग रही थी, मगर इन सब के लिए वो अजूबा थी। अब वो सबसे इसे देख कर एक दूसरे के कान में बोलने लगी, जिस पर हानिया पहली बार कन्फ्यूज़ हुई थी। बीजान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले वक्त लाडले बेटे और जान से प्यारी बेटी जैसी भतीजी की शादी थी। आज इनकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। अब भी हानिया को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। वो सब हानिया को देखता भी नोट कर रही थी। इस रफ से हुलिये में भी चांद की तरह चमक रही थी। इसका हुस्न किसी आज़िश का आराइश का मुताबिक नहीं था। अब भी दिल ही दिल में माशाल्लाह कहती। मुलाजमों के लाए थाल में से पैसे और दूसरी बहुत सी चीज़ें उठा उठा कर इस पर से वार करके सबको देने लगी थी। गाँव की औरतें इन्हें और हानिया को दुआएं देती अपने घरों की तरफ हो लीं। वो बग़ौर ड्रेस को देखने लगी। ग्रीन कोटे, सच्चे मोती और नगीनों के कांसे से भरी शर्ट, येलो शरारे जिसके बॉर्डर पर शर्ट जैसा भारी काम हुआ था, ऑरेंज दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर ग्रीन अप्लिक लगाकर काम किया गया था। पूरे दुपट्टे पे नगीने लगे थे, ऐसा लग रहा था आसमान पर तारे झिलमिला रहे हों। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा वज़नी था, ख़ास इसके लिए मुल्क के सबसे बड़े बुटीक से तैयार करवाए गए थे, जिसको हानि ने पहली बार देखते ही पहनने से इनकार कर दिया था। इतना हैवी ड्रेस वो नहीं पहन सकेगी, मगर बीजान इसकी इस पे बहुत कुछ देर के लिए पहनने को राज़ी हो गई थी। दोपहर में बड़ी मुश्किल से हाथों पे मेहंदी लगवाई थी, जिसका कलर बेहद तेज़ आया था। सफ़ेद रुई जैसे मुलायम हाथों पर लाल करण से बेलबोटे पे बने बेहद हसीन लग रहे थे। मेहंदी लगाने वाली ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मेहंदी का कलर तेज़ आया है। आने की आंखों के सामने फार्म हाउस में गुजरे वो लम्हात गर्दिश करने लगे। आप इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गए। जब चेंज करके वह रूम में आई तो शावेज़ की मामू की बेटियाँ और कज़न बैठी थी और एक ब्यूटिशियन इसका इंतज़ार करती। वो सब इसे देखकर मोहित रह गई थी। इतना मुकम्मल उसे बिना किसी ज़ेवर मेकअप के ही इसी ड्रेस में बेहद बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। जोड़े में बहाने का दिलकश रहा जगमगा रहा था। ब्यूटिशियन की महारतें इसके उसमें 4 चाँद लगा दिए थे। फ्रंट चोटी पर मोतियों के फूल टकाए, इस पर फूल का ज़ेवर, लाइट मेकअप। आने तो कितनी देर खुद को देखती रह गई। बहुत बार सजी थी, सँवरी थी, मगर आज कुछ अलग अनोखा था जो इसे भी अच्छा लग रहा था। इसे हवेली के लॉन्ज में लाया गया, जहाँ निकाह का इंतज़ाम किया गया था। बीच में वाइट पर्दा डाला गया था, जिसमें मसनूई फूलों की लड़ियाँ से सजाया गया था। एक तरफ शावेज़ बैठा था, दूसरी तरफ वो खुद। मिजान शावेज़ की मुमानी अंदर आए। हानिया के सर पे निकाह का रेड दुपट्टा डालकर घूंघट किया। जब ये हसन शाह के साथ मर्द हज़रात काज़ी साहब को लेकर इसके साइड पे आए थे। बाहर बड़ी सी LED स्क्रीन पर निकाह का मंजर स्टार्ट हुआ था। हसन शाह इसके करीब आकर बैठे थे, फिर इसे हल्की आवाज़ में समझाने लगे, हनी बेटा, काज़ी साहब साहब जो पूछे हाँ बोलना है। ओके डैड, इसने फरमाबरदारी से सर हिलाया। एहसान शाह के इशारे पे काजी साहब ने निकाह शुरू किया। आनिया बिनत एहसान शाह को सिकरा जो वक्त 50 लाख रुपए हक में जावेद शाह वल्द शाह आलम शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस काजी साहब ने बोलने के बाद माइक इसकी तरफ किया। डैड, ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और इतने सारे नाम क्यों ले रहे हैं? मेरी शादी तो शावेज के साथ है ना। इतने खालिस उर्दू इसके सर से गुजर गई थी। इसकी बात पे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट उड़ गई। शावेज ने पास बैठे असद को घूरा और तो कुछ कर नहीं सकता था। ये लड़की जन कहा का शर्मिंदा करवाएगी। बीजान ने आगे बढ़ी, उसे मुख्तलिफ अंदाज में समझाया। काजी साहब ने एक बार फिर दोहराया का कबूल है। बड़ी मुश्किल से काफ को खींचकर बोल पाई थी। काजी साहब ने आखिरी बार जवाब व कबूल का सिलसिला जारी किया। इसके इस तरह बोलने पर और सबके हंसने पर शावेद ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके बाद हानिया से साइन कराया, मुबारकबाद के शावेज की तरफ आए। निकाह होने के बाद मर्द सारे रिफॉर्मर्स चले गए थे। औरतों को हानिया लेकर माइयों की रस्म करने ले आई थी। पूरी हवेली के दरो दीवार फूलों और सबसे का एक एक तरफ बेड़ा पूरा फैंसी लाइटों से जगमगा रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जो सजावट से खाली हो। मेहंदी और माइयों के मुश्तरका फंक्शन के लिए हवेली के पिछले राउंड के हिस्से को बड़ी नफासत और शानदार तरीके से सजाया गया था। लेडीज़ का हवेली और जेंट्स का फार्म हाउस में इंतजाम किया गया था। इनके यहाँ मर्द और औरत का खास पर्दा होता था। शाहवेज ने तो हल्दी उपटन लगाने से साफ इनकार कर दिया था। अब हानिया की माँ
माइयों की रस्म के लिए फूलों से सजाए गए झूले बनवाया गया था। एहसान शाह ने शाह के नंबर 1 इवेंट प्लानर को डेकोरेटिंग के लिए बुलाया था। हर चीज़ बेहद खूबसूरत और कीमती थी। इसके पास सब गाँव के लोगों के लिए दावतें आम थी। हवेली वालों का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गाँव की सब लड़कियाँ आने की किस्मत पे रश्क कर रही थी कि शावेज जैसे शानदार और इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स इसे बिना मांगे मिल गया था। कुछ जलन और हसद में भी थी जो बचपन से शावेज के ख्वाब देखती आई थी। एहसान शाह और बीजान के चेहरे पे पाया खुशियाँ और शादी की तकरीबात को इतने मुनफरद अंदाज से मुनद करने पर सब हैरान में मुब्तला होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज तक दूर तक गाँव में किसी की भी शादी इतने शानदार तरीके से नहीं हुई थी। शादी पे खर्च होने वाली बेदरिक दौलत और धूमधाम देकर सभी खुश थे। जब आने को लाया गया था, हाजिरीन की खुद पर न उठने वाली सताइशी नज़र से कन्फ्यूज़ कर दिया था। सबसे पहले बीजान ने इसके हाथ में 1000 का नोट रखकर उपटन और तेल लगाकर रस्म की और मिठाई मिठाई खिलाकर इस पर से बहुत से पैसे वार करके पास रखे थाल में डालकर उठी थी, और इसके बाद एक एक करके शादीशुदा औरतें आकर रस्म कर रही थी। अब तो हानिया की हालत बुरी होने लगी थी। उपटन की खुशबू तेल और मिठाई खाकर उसका सर चकराने लगा था। जब असद की बहन के पास आकर रस्म करने आकर बैठी थी। शाह भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस तकरीब के इस तकरीब के एजमेंट से लेकर आपके बेडरूम की सजावट हर चीज़ इनकी दिली खुशी और मोहब्बत का बोलता सबूत है। ये अलग बात है कि वो ये सब एहसान शाह के लिए कर रहा था। वो जो हर काम खुद करके खुद को थका रहे थे। इनकी तबीयत ख़राब होना ना हो जाए, इसलिए बहुत से कामों की ज़िम्मेदारी इसने अपने सर ले ली थी और सब इसे इसकी खुशी समझ रहे थे। तेरी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे रूम में जाना है, इसकी हर बात नज़रअंदाज करती बोली। लेकिन अभी तो तकरीब ख़त्म नहीं हुई है। इशना फ़िक्रमंदी से बोली थी। तो मैं क्या करूँ, तुम लेकर चल रही हो या मैं खुद चली जाऊँ? गुस्से से उठने लगी। अजीब लोग हैं, पहले जाने किस किस से इसे नहला दिया, इसकी स्मेल से मुझे चक्कर आ रहे हैं। शावर लेना पड़ेगा। और ये ऑयल कौन सा है जो सारा मेरे सर पे लगा दिया? अभी 50 किलो का ड्रेस लेकर कैसे खड़ी हूँ? खुद से घबराती हुई सोच रही थी। अरे अरे रुके, मैं बीजान से पूछ कर आती हूँ, फिर चलते हैं। अगर कोई इस तरह दुल्हन को देख लेता तो क्या सोचता? वैसे ही शावेज की दुल्हन अंग्रेजी है की धूम थी। बीजान से पूछकर इशना और ईशा इसे लेकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाने लगी। शावेज के दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं जागे थे। वो एक रोबोट की तरह हर काम सर अंजाम दे रहा था। दिल खामोश था। इस दिन के बाद इसका सामना हानिया से नहीं हुआ था और ना ही इसने करने की कोशिश की थी। इतना सब जानने के बाद भी उसे बेवफा लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। दिल टूटा था, दर्द इतना था कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। दिल कहता था चीख कर, मगर दिमाग इससे बदले बख्श आता था कि वो इतना आम तो नहीं जो कोई भी इसके रंग के ज़िंदगी के साथ खेल जाए। वह मुश्किल ही से खुद को सँभाले हुए थे, मगर जब भी इसे वो सब बातें याद आती उसका दिमाग फटने लगता। कितनी बार ऐसा हुआ था जब इसके ख़्याल में गुम हो जाता, मगर ये सब भी एक पल के लिए होता, फिर वही शाहवेज़ बन जाता। वो तैयारों का फार्म हाउस जाने वाला था, जहाँ जश्न का इंतज़ाम किया गया था, जो रात भर जारी रहने वाला था। हानिया अशना को और कुछ लड़कियों की मदद में अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी। इसी वक्त जब भी हवेली के लॉन से गुजरते शाहवेज़ की नज़र में पड़ी थी और फिर पलटना ही भूल गई। आने का रूप अप्सराओं को भी मात दे रहा था। वो सख्त सा खड़ा बिना हल्के झपका एक टकसी से देखा गया। कहाँ की नाराज़गी, कहाँ का गुस्सा, वो तो एक नज़र से देखकर खुद ही भूल बैठा था। इसे जिस रूप में देखने की ख्वाहिश वो बचपन से देखता आया था, आज सामने देखकर अपनी नफ़रत तक भूल बैठा था। शावेज़ का दिल इसको एक पल करीब से देखने के लिए बेकाबू हो गया था, मगर जब तक वो इसकी आँखों से ओझल होती अंदर गायब हो चुकी थी। वो भी स्ट्रेस की कैफ़ियत से बाहर आया था। दिल तो बहाने ढूँढता था महबूब के दीदार के लिए, इस गलती नज़रअंदाज करने के लिए। तो वो कैसे भूल जाता इतने सालों की मोहब्बत दीवानगी को? अपनी कैफ़ियत खुद समझ नहीं पा रहा था। वो खुद को सँभालता बमुश्किल गाड़ी तक आया। फार्म हाउस का फंक्शन ज़ोरों-शोर से जारी था। शावेज़ के तकरीबन सभी दोस्तों ने भरपूर तरीके से शिरकत की थी और हल्ला-गुल्ला करने में मसरूफ़ थे, जो किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे। वो भी शॉर्ट नोटिस पर शादी के टेंट के लिए पहुंच चुके थे कि इन्हें बहुत अरमान था इसकी शादी का। खूब फायरिंग और आतिशबाजी हुई थी। असद भी भाइयों से बढ़कर फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। इसने हर काम में अपनी निगरानी में करवाया था। इसकी वजह से शाहवेज़ भी खुद को रिलैक्स महसूस कर रहा था, वरना बाबा की तरफ से इसे तो टेंशन होने लगी थी। हर काम खुद करने को तैयार थे, इसे भी कुछ करने नहीं दे रहे थे। इसे इनकी सेहत की भी फ़िक्र थी। बार-बार मायूं के जोड़े में सजी-सवरी तस्वीर में इसकी आँखों के सामने आ रही थी और वो बार-बार सर झटक रहा था। इसके तस्वीर को दिमाग से झटकना चाह रहा था। अब शाहवेज़ के दोस्तों ने बाकायदा डांस स्टार्ट कर दिया था। असद भी अपने डिसेंट स्टाइल से निकल खुल कर एन्जॉय कर रहा था। सबने मिलकर एहसान शाह को अपने साथ घसीट लिया था, जो दूर से इन सबको देखकर एन्जॉय कर रहे थे। तभी इसकी नज़र सामने दोस्तों के साथ एहसान शाह पे पड़ी, जो अपने सफ़ारती अंदाज़ में हल्के-हल्के डांस कर रहे थे। इस पूरे वक़्त में शाहवेज़ ने कैकमा लगाया था और सीटी बजाई। 20 साल का तवील अरसा गुज़र जाने के बाद ही सही वो बाबा को इस रूप में देख रहा था, जो कहीं खो गया था। इनको देखकर वो सारी तल्ख़ खुशियों को झटक कर खुश हुआ था।
बस एक शावेशी था जो सबके भरपूर इसरार के बावजूद तो खुद को डांस के लिए आमादा ना कर सका। वो सोफ़े पे बैठा हुआ था, ये सब बहुत भरपूर तरीके से एन्जॉय कर रहा था। व्हाइट शलवार सूट पे वैसा कोट में मलबूस हमेशा से बढ़कर चार्मिंग लग रहा था। चेहरे पे बिखरी अ, द दली दिली खुशी से भरपूर मुस्कुराहट जिसे मस्की दिलकश बना दिया था।